दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 329 नंबर का वीडियो है। दोस्तों अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 99 नंबर का लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा पूरा 100 लेक्चर, हालांकि लेक्चर मुझे लगता है एक आध दो और देना पड़ेगा, लेकिन 100 लेक्चर पे दोस्तों अब इस ज्योग्राफी को समाप्त करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए। देखिए मेरे साथ परेशान ना होइए, मैं किसी भी विषय को पढ़ाना शुरू करता हूं तो डीपली पढ़ाता हूं। मेरा काम लीपा पोती का नहीं रहता है कि आया पढ़ाया और गया। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो जैसे हैं जिन पर मुझे उतनी व्यूज नहीं मिले, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो एक भी बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ रहा होगा ना, जिसको ये लगेगा कि नहीं वाकई ये ज्योग्राफी बहुत अच्छी सीरीज है, जो सेशन दिया जा रहा है आपको। आप सोचो 99 लेक्चर में जो इंसान ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो, भी फ्री के लेक्चर में, कितना अच्छा क्वालिटी। आप पढ़ के तो देखो सही, आप पढ़ोगे आपको खुद लगेगा कि एक एक चैप्टर का निचोड़ आपको पढ़ाया जा रहा है। ज्यादा नहीं, एक दिन में 30 सवालों को डिस्कस करते हैं और 30 सवाल पढ़ते हुए हम आ गए हैं 9870वें सवाल पर। थोड़े से दिन और बचे दोस्तों, अगले 3-4 दिनों में 10,000 सवाल पूरे हो जाएंगे। जो बच्चा शुरू से ज्वाइन किया होगा ना, वो तो आज खुश होगा कि हाँ सर हमने शुरू से पढ़ा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी वक्त है, जुड़ जाइए इस मुहिम से। अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हुआ, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, साइंस स्टार्ट होगा धीरे धीरे। आगे चल के इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, बहुत कुछ बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि 10 से बढ़कर हम 20-25 हो जाएं और तब आपकी आंखें खुले। दोस्तों पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंतर्गत इन्वायरमेंट का भी एक चैप्टर आता है जिसके अंतर्गत हम लोग इकोसिस्टम पर जो है डिस्कशन करते हैं। उसी से संबंधित आज का भी सवाल, इसके पहले वाला भी उसी से संबंधित था और आज भी उसी सब तथ्यों पर बातचीत करेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन दिए गए हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिए। ये एक तरह से इंडिविजुअल बैच है, आप एक एक विषय पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला ही सवाल बड़ा डिफिकल्ट सवाल है कि 10% नियम ये किससे संबंधित है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये परसेंटेज का सवाल है क्या। ठीक है, नहीं, ये परसेंटेज का सवाल नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि 10% का नियम जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले समझिएगा। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लिंडमैन। ठीक है, उन्होंने दोस्तों ये थ्योरी दिया था। उनके कहने के अनुसार ये था कि 10% ही ऊर्जा क्या होती, प्रवाह होती है, यानी विमुक्त होती। बाकी 90% ऊर्जा वो क्या होती है, जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ऊर्जा जाती है तो दोस्तों 90% क्या होती है, नहीं पहुंचती, वो हम आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, 10% ही दोस्तों ये जो ऊर्जा है वो आगे प्रवाह होती, यही ये नियम है, याद रखेंगे। इसे किसने दिया था दोस्तों, तो कभी कभी नाम पूछ लेता है तो क्या बताएंगे, ये जो थ्योरी है 10% का जो नियम है दोस्तों, ये नियम किसने प्रतिपादित किया। अगर सवाल पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसे लिंडमैन ने प्रतिपादित किया। पहला सवाल तो आप याद रखेगा। दूसरा, अब क्या प्रतिपादित, अपने प्रतिपादन में उन्होंने क्या कहा, तो याद रखेगा उन्होंने कहा ये जो ऊर्जा होता है ना, ये खाद्य के रूप में, खाद्य के रूप में क्या करती है। जब ऊर्जा एक स्थान से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जब जाती है या भेजी जाती है, तब दोस्तों क्या होता है, वो उसके पहुंचने में दोस्तों क्या होता है, 10% ऊर्जा ही दोस्तों आगे बढ़ पाती। बाकी 90% जो ऊर्जा है दोस्तों वो जीवों के जीवन जीने, जीवों के प्रजनन करने, उनके रहन सहन आदि में खर्च हो जाती है। अगर ये ना हो तो देखिए, या तो जीवों का विस्तार रुक जाएगा, वो सारी एनर्जी अपने अंदर रखेंगे। आप बताओ, एक मिनट बताओ, प्रजनन करने के लिए एनर्जी बाहर निकलनी जरूरी है कि नहीं। अगर एनर्जी, भाई एनर्जी तो हर तरह की होती है ना, अलग अलग तरह की, तो एनर्जी बाहर निकलेगी तभी प्रजनन होगा। और यही सिद्धांत क्या है, लिंडरमैन का सिद्धांत है। ठीक है, 10% का नियम यही है। ठीक है, कि कोई भी जो जीव है वो ऊर्जा खाद्य के रूप में दोस्तों क्या करता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा को ही दोस्तों आगे बढ़ा पाता है, बाकी का ऊर्जा वो उपभोग कर जाता है। यही समझने वाली बात है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लीजिए, पढ़िए। कह रहा है एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र को किसे कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। किसे कहते हैं, इकोसिस्टम। ये आप जानते हैं, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, और इकोसिस्टम ये वर्ड जो था सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था एजी टांसले साहब ने। ठीक है, कह रहा है एक वृक्ष के इकोसिस्टम का संख्या पिरामिड कैसा होता है। देखिए हर चीज का पिरामिड होता है, लेकिन ये तो सीधा पिरामिड है, ये गलत होता है। अगर आप वृक्ष के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो वृक्ष का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, वृक्ष का
पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वृक्ष का संख्या पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। अगले ही पल अगला सवाल, सर सीधा किसका होता है बताता हूं, एक आध दो और सवाल देख लो फिर आपको समझाता हूं। एक दे रहा है कि मान लीजिए कोई तालाब है, अभी तो वृक्ष की बात किया, मान लीजिए कोई तालाब है, उसका इकोसिस्टम में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा। अब बात आती है सर अगर सबका उल्टा ही करेंगे, देखिए वृक्ष था तो वृक्ष का भी उल्टा कर दिया, तालाब की बात किया तो तालाब का भी ऊर्जा पिरामिड क्या कर दिया दोस्तों, इसका भी उल्टा कर दिया। फिर सर सीधा किसका होता है, किसका हम सीधा करें, ठीक है, तो देखिए एक ही चीज होता है सीधा, जिसका होता है वो है दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा के अलावा अगर कुछ देता है, ठीक है, जैसे तालाब का दे दिया, जैसे वृक्ष का दे दिया, अधिकतर पिरामिड दोस्तों आपको उल्टा ही नजर आएगा, ये आप याद रखें। डिटेल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे सोचेंगे सर क्या बात है, कैसे क्या घटित हो रहा है, ये नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए, कह रहा है एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता को दोस्तों क्या कहा जाता है। एक सीमा तक ये प्रकृति जो हमारा नेचर है ना, वो अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है, अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। क्या कहते हैं दोस्तों, लेकिन ये कब तक होता है दोस्तों, ये एक निश्चित सीमा तक होता है, ठीक है, तो इसे क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं होम्योस्टैटिस, ठीक है, होम्योस्टैटिस नाम देते हैं। एक निश्चित सीमा तक नेचर द्वारा अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करना क्या कहलाता दोस्तों, होम्योस्टैटिस कहलाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, होम्योस्टैटिस। आगे बढ़िए, शब्द पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। विभिन्न प्रकार के जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल कहां पाए जाते हैं, शैवाल दोस्तों जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, जल में पाए, जल चाहे झील हो सकता है, लेकिन रुका हुआ जल, बहते हुए जल में कम मिलते हैं, ठीक है, जो रुका जल होता है, बहते जल का जो किनारे वाला हिस्सा होता है वहां देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के शैवाल किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, अरे जिसमें रहते हैं उसी में आएंगे, ये जल में रहते हैं इसीलिए किसके अंतर्गत आते हैं, यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के दोस्तों अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, जितने भी सवाल होते हैं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल दे रहा है कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, ये किसके अंतर्गत आती है, किस इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। भाई जैसे जल के अंतर्गत आता है, वैसे चाहे वृक्ष की बात करेंगे चाहे झाड़ियों की बात करेंगे, ये दोस्तों वन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र, क्या हो जाएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके एक एक सवाल दोस्तों पढ़ते चलिए, आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। अब देखिए तीन ही चार चीज होता है, या तो उपभोक्ता होता है, या तो उत्पादक हो, पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटनकर्ता होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो कुल तीन ही चीजें हैं, या तो दोस्तों उत्पादक होगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों, या तो उपभोक्ता होगा, और तीसरा क्या हो सकता है, अपघटनकर्ता होगा, घटन करता, ठीक है, जो अपघटन करते हैं, ठीक है, यही तीन चीजें होती हैं। तो इसमें इन तीनों में सबसे ज्यादा दोस्तों कौन होता है, तो सबसे ज्यादा है उत्पादक। क्या है, उत्पादक। क्यों सबसे ज्यादा है, अरे अगर उत्पादक नहीं होंगे ज्यादा तो कंपटीशन, इतना कंपटीशन हो जाएगा कि लोग एक दूसरे को मार के खाने लगेंगे, बचेगा नहीं कुछ खाने पीने का। उत्पादक नंबर 1 पर आता है, उपभोक्ता नंबर 2 पर आता है, अपघटनकर्ता नंबर 3 पर आता है, ठीक है। तो जो एक नंबर है वो सर्वाधिक है, ये क्रम भी दोस्तों इसी हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा किसी क्षेत्र के सभी जीव, किसी क्षेत्र के जितने भी जीव हैं या फिर उस वातावरण के जो अजैव कारक हैं, संयुक्त रूप से दोस्तों ये किसका निर्माण करते हैं, चाहे जीव। अच्छा देखिए यहां पर हमेशा याद रखिए, जैव और जैविक और अजैविक कारक ये दोनों मिलकर के दोस्तों पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यह पारितंत्र का निर्माण करते हैं, एक तरह के सिस्टम का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जवाब में अपने, करा पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य दोस्तों क्या होता है, किसके अंतर्गत हम लोग पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, आप बताइए। चाहे जिसके भी अंतर्गत करते हो, इसके अंतर्गत जो लक्ष्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक ही चीज होता है कि जो पारिस्थितिकी संसाधन है
जो पारिस्थितिकी संसाधन है उन संसाधनों का रक्षा करना, या और क्या कर सकते हैं, जो संसाधन है वो और जो विविधता है वो दोनों का विविधता का संरक्षण, समझ में आ रहा है ना, इसी का रक्षा करना, इसी को बचाना, यही तो उद्देश्य है। नहीं तो आप बताइए आपको क्यों इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाया जाता, इकोसिस्टम के बारे में जानकारी क्यों दिया जाता, क्यों बताया जाता है भाई ग्रीन हाउस गैस ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती, क्यों बताया जाता है, इसीलिए बताया जाता है ना कि आप उस चीज के बारे में जानेंगे तो आप कम से कम प्रदूषण करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आप इसको संरक्षित करेंगे, आप अपने इकोसिस्टम को बचाने का प्रयास करेंगे, ये इसका ध्येय है, इसका उद्देश्य है, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगला सवाल है कि सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र दोस्तों किसका माना, सबसे ज्यादा जो स्थिर पारितंत्र हो किसको माना जाता है, किसका इकोसिस्टम स्थिर माना जाता है, तो महासागरों का। किसका, जो महासागर होते हैं इनको, चाहे महासागर लिख सकता है चाहे सामुद्रिक लिख सकता है। ठीक है, ये जो इकोसिस्टम होता है दोस्तों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हम आप कहाँ यहाँ जाकर बहुत ज्यादा जो हेरफेर कर पाते हैं, धरती से देखिए पहाड़ गायब कर दे रहे हैं, पेड़ों को काट के नगर शहर बना दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम लोग, बताइए। जो रोड चौड़ा सबको चाहिए, हर जगह हाईवे चाहिए, लेकिन कितने पेड़ कट रहे हैं इसका जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कितना एनजीटी देखेगी अकेले बैठकर। ठीक है, बांध पे बांध बने जा रहे हैं, बिजली पे बिजली बनी जा रही है, उससे कितना नुकसान होगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है जी। जहां पेड़ पौधे नहीं वहां भी कूड़ा फैला दो, मृदा प्रदूषण नाम की कोई चीज होती भी कि नहीं होती है, क्या जानकारी लोगों को। चिल्लाते रहो, बकते रहो, बिना जरूरत के ध्वनि प्रदूषण करते रहो। ठीक है, कहाँ फर्क पड़ता है लोगों का। ठीक है, जरूरी है जानना, समझिए। नहीं, जिसको नहीं पढ़ता होगा, जो नहीं जानकार है उसे ना पढ़े, लेकिन आप तो पढ़ लिख रहे हैं ना, आपको तो जानकारी होनी चाहिए ना, आप समझिए इसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है दोस्तों वो समुद्र है, लेकिन वो दिन दूर नहीं। अब तो दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि लोग समुद्र में कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहे हैं। बताइए, कृत्रिम द्वीप माने समझते हैं, उसके अंदर ले जाके जहाज के माध्यम से पानी के अंदर जाकर दोस्तों जो रेत वेत है ना, मिट्टी वगैरह वो डाल रहे हैं, उससे द्वीप बना रहे हैं भाई। आप देखिए, एक बार गूगल कीजिए, दुनिया कहां से कहां अपनी पृथ्वी को बर्बाद करके संतुष्टि में चंद्रमा पर चल दी, मंगल पर चल दी, उनको भी भूनो, उनको भी खत्म करो। इंसान क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं रिसेंट में एक वीडियो देख रहा था, कुछ मछुआरे थे, पानी में करंट छोड़ रहे हैं, मछलियां तड़प रही हैं, ऊपर आ जा रही हैं, उनको पकड़ ले रहे हैं। कितना इंसान गिर गया भाई, कितना गिर गया इंसान, समझ में नहीं आ रहा। कितना धन का लालच है, क्या करोगे पैसे कमाकर, इतना पैसे कमाने के लालच की सूझ ही नहीं रहा है कि हम सही भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाई पैसे सबको कमाने हैं, हम भी कमा रहे हैं पैसे, लेकिन आपका वे तो ठीक होना चाहिए, आपकी थिंकिंग तो सही होनी चाहिए। ठीक है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, जो वीडियोज बना रहे हैं, सोचो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यू से मतलब है, अपने जो दिखा रहे हैं उस चीज को बनाने से मतलब है, नहीं फर्क पड़ता किसी बात का। ठीक है, खैर कर ही नहीं सकते हम, कुछ बदल नहीं सकते हैं, बातें कर सकते हैं हम। जो हमारा इकोसिस्टम है इसकी स्थिरता का अर्थ क्या है, क्यों हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें। जैसे सवाल आया ना कि महासागर का जो इकोसिस्टम होता है बहुत स्टेबल होता है, लेकिन हम उसकी स्टेबिलिटी की बात क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रत्येक जो जीव होते हैं, प्रत्येक जीव के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन हेतु, किसके लिए दोस्तों, उसके संतुलन हेतु। ठीक है, उसी लिए दोस्तों हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अच्छी बात है, कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में 10 किलो आटा हो, खाने वाले 100 लोग हो, तो जोड़ना घटाना पड़ेगा ना कि आटा कितने दिन तक चलेगा। यही तो है कि उत्पादकता और उपभोग, ठीक है, इन दोनों में दोस्तों संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए स्टेबिलिटी की बात की जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टेबल किसे माना जाता है, समुद्र को, क्योंकि वहां पर चीजें संतुलित हैं, अभी असंतुलन नहीं हुआ है। करा पृथ्वी पर सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम दोस्तों किसे माना जाता है, बताया तो महासागरों को माना जाता है। महासागरों को कह दीजिए, या अपने भाषा में कहिए कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, या और आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आप इस तरह से कुछ भी नाम दे सकता है, परीक्षा में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्या देता है कैसे देता। हो सकता है कुछ नया लिखने के लिए भौकाल में जल मंडल दे दे, इन सब का दोस्तों कोई अलग मीनिंग नहीं है, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ क्या।
चाहे जलमंडल कहिए, चाहे महासागर कहिए, चाहे सागर कहिए, चाहे समुद्र कहिए, चाहे सामुद्री कहिए, चाहे जलीय कहिए, सब तो एक ही बात का लेना देना है ना, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा यही है, इसे आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है जो पास की पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, इसका विचार दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? इस पिरामिड वाले के बारे में पूछ रहा है, तो इसका विचार दिया था सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दोस्तों सबसे पहले इस पिरामिड का विचार दिया था। और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि उल्टा पिरामिड जो दोस्तों ये सिर्फ एक चीज का होता है, सॉरी सीधा पिरामिड दोस्तों सिर्फ आप किसका याद रखेंगे? सीधा पिरामिड हमेशा याद रखेगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। बाकी चाहे तालाब का पूछ ले, चाहे जो है इसका वन का पूछ ले, इन सब का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। एक लाइन में आप इसे याद रखेंगे, वरना परीक्षा में बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। करा पारितंत्र में जो शैवाल होता है, शैवाल मतलब जो हरा रंग की काई नजर आती है ना, जहां पे पानी रुक जाता है, स्टेबल होता है, वहीं पर एक काइयां दिखती हैं, या फिर किनारे पर ज्यादा दिखता है। तो पारितंत्र में शैवाल यानी हरी काई जो होता है दोस्तों, ये किस रूप में दोस्तों होता है? तो इसे उत्पादक कहते हैं। ये कि तीन ही चीज होता है ना, मैंने आपको समझाया ना, या तो उत्पादक, या उपभोक्ता, या अपघटन करता है। इसमें जो काई होता है ये उत्पादक कहलाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जितना भी अनाज वगैरह उगता है वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। करा पारितंत्र में मानव व जंतु दोस्तों एक किस रूप में रखा जाता है? तो अगर मैं जंतु की बात करूं दोस्तों, जंतु रखा जाता है दोस्तों उपभोक्ता में, ठीक है। जंतु और मानव को भी दोस्तों आप उपभोक्ता में रख सकते हैं। कभी कभी मानव के लिए सर्वाहारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मानव जो है शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, इसलिए दोस्तों उसे सर्वाहारी में भी रखा जाता है। फिलहाल अभी जिस प्रकार से सवाल आ रहा है, ऐसे सवालों में उपभोक्ता शब्द देगा तो आप उसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पर ये जो क्लासेस दी जा रही है ना, ये सुबह के 9:06 पे दी जाती है। आपके पास समय हो तो देखिए इस टाइम पे क्लास, या आप कभी भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ा दी गई, इतनी ही शिद्दत, इतनी ही मेहनत के साथ पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पूरा का पूरा संविधान पढ़ा दिया गया। और अब जाकर दोस्तों पूरा का पूरा ज्योग्राफी भी समाप्त हुआ। अब आगे की क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे, फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सीरीज मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि जो गांव के बच्चे हैं उन तक ये वीडियोस जाए। आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किए हो, लेकिन कम से कम हमारे इन सवालों का जवाब तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको जवाब नहीं पता है, इसका मतलब आपको पुनः तैयारी करने की जरूरत है। इसीलिए मैं वीडियो सेशन दे रहा हूं। करा भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी भूमि होनी चाहिए? वैसे दोस्तों अगर मैं बात कहूं आइडियल की, ठीक है, आइडियल की यानी आदर्श की बात करूं, तो एक जो आदर्श आंकड़ा है वो है दोस्तों 33%, लेकिन ये सच नहीं है। अगर दोस्तों वन रिपोर्ट को आप उठा के देख लेंगे, अगर आप वन रिपोर्ट देख लीजिए 2021 का दोस्तों लास्ट टाइम वन रिपोर्ट आया, और वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा केवल और केवल 24.62%। कितना मिलेगा? चाहिए 33% है, 24.62%। बढ़ाना है लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? अरे बढ़ाना छोड़िए, मुझे तो लगता है घटते जा रहा है। क्यों घटते क्यों जा रहा है भाई? सबको हाईवे चाहिए, बता तो रहा हूं कि जगह जगह रोड चाहिए। अरे रोड आप ऐसे जगह से भी बना सकते हैं। देखिए मैं अपने बाजार की बात करूं, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, ठीक है। मेरे अब गांव इसलिए बोलता हूं, है तो थोड़ा सा बड़ा मार्केट है, बट अभी भी दोस्तों वहाँ प्रधान चुने जाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं, आपके गाँव में प्रधान होंगे, मेरे यहाँ भी है, ठीक है। अब हमारे बाजार से जो रोड थी, पहले से भी गई थी रोड, ठीक है, उस रोड को चौड़ा इतना कर दिया गया कि पूरे बाजार में एक सिंगल पेड़ नहीं। हमारे पूरे मार्केट में वृक्ष ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस बात को जो है कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत है। एक ऐसा बाजार जहां एक भी वृक्ष नहीं है, पूरी बाजार में एक सिंगल नहीं बचा है। क्यों? रोड को चौड़ा कर दिए, घर के सामने जो वृक्ष थे वो कट गए। मेरे अपने घर के सामने भी वृक्ष था, वो भी कट गया, ठीक है। अच्छा, कटे हुए मुश्किल से महज जो है 3-4 साल हुए होंगे, अब एक बाईपास निकाल दिया। अरे मूर्खों, बाईपास पहले भी बना सकते थे। अगर तुमको यही काम करना था तो पहले ही बाईपास बना देते, कम से कम पेड़ तो नहीं कटते। फर्क ही नहीं पड़ता यार, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि पेड़ों को काटने से क्या विस्तार हो रहा है, होने दो। भारत नहीं, इंग्लैंड बन जाओ, अमेरिका बन जाओ, वाशिंगटन डीसी हो जाओ, ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाओ, वृक्ष मत रखो। नहीं सीखो, कुछ सीखो, कुछ तो सीखो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होते चले जा रहा है,
इतने इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, हालात आप देख रहे हैं। इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं तो गुस्सा आना तो जायज है। अगला सवाल दे रहा है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, WWF का नाम सुना होगा, कभी कभी परीक्षा में दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि आप बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप आराम से बताया करिए। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? W मीन्स होता है वर्ल्ड, फिर वाइल्ड, फिर फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड कहते हैं पूरा, ये लाइफ लोग बदलाना भूल जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड अलग शब्द है और वाइल्ड लाइफ एक साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेगा वर्ल्ड, फिर होता है दोस्तों वाइल्ड लाइफ, ये एक साथ रहेगा। ठीक है, अब फिर होगा दोस्तों फंड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। अभी आपसे पूछ रहा है इसका शुभंकर कौन है, तो इसका शुभंकर दोस्तों कौन है? पांडा। पांडा को माना जाता है दोस्तों, पांडा क्या है? इसका शुभंकर माना जाता है। पांडा जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? अच्छा, अब इसको, इसके अलावा इसका मैं क्या ही नाम दूं? ठीक है, इसे ज्वाइंट पांडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ज्वाइंट पांडा भी कहते हैं, ज्वाइंट पांडा। मूवी वगैरह नहीं देखते हैं पांडा? एक बार सर्च करिए, देखा होगा पांडा भी 4 आ गया, पांडा 4 मूवी आई, देखो खोल के, तब ना समझ में आएगा कि इसका शुभंकर जो है किसे घोषित किया गया। करा भारत में वन संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था जैव विविधता अधिनियम। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में जैव विविधता अधिनियम ये कब आया था, तो मैंने बताया था दोस्तों 2002 में आया था, दिसंबर 2002 आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब आया है, तो याद रखेगा ये आया था 1980 में। कब आ गया था वन संरक्षण अधिनियम? ये कब आ गया था? 1980 में आया था। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, टाइगर रिजर्व वगैरह सब अलग है, वो अलग प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो अलग अधिनियम है। कह रहा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए पीछे जो नाम दिया ये वन संरक्षण अधिनियम नाम दिया। क्या नाम दिया? फिर से नोट करिए यहां पर, ये नाम दिया वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों? तो यह आया 1980 में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम हम लोगों ने कब पढ़ा दोस्तों? ये पढ़ा 2002 में। अभी क्या पूछ रहा? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अलग कर दिया दोस्तों, तो ये आया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? ये आया 1972 में। बात को समझिएगा, इतना डिटेल अगर आपने नहीं पढ़ा ना, आप बताओ गलती क्यों नहीं होगी भाई? बच्चा रट के जाता वन संरक्षण 1980, वन संरक्षण गया करके आया, यहां तो था 72, कर दिए गड़बड़। भूल गया कि वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में अंतर होता है। यहां वनों के संरक्षित होने की बात की जा रही, यहां वन में रहने वाले जीवों के संरक्षित होने की बात की जा रही। इतना बड़ा मैटर था, कहां उसको याद? उसको तो संरक्षण करना है, उसी संरक्षण को लेके बह गया भावनाओं में। आप न बहिएगा, आप स्टडी 91 पे पढ़े, आपको समझाया जा रहा है, आप न बहिएगा, नहीं दिल मेरा बहुत दुखेगा। लिख रहा पग मार्ग, पग माने क्या होता है? आप ऐसे याद कर सकते हैं, पग। ठीक है, पग घुंघरू बाद मीरा नाची। हाँ, तो पग माने क्या हो जाता है दोस्तों? पैर हो जाता है। ठीक है, पैर। तो इसी से आप याद रख सकते हैं, जो पग मार्ग तकनीकी है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जंतुओं के पैर दोस्तों जहां जहां छाप पड़ते हैं वो गिनने के लिए, मतलब सीधे सीधे कहें जंतुओं की संख्या का आकलन करने के लिए, जंतुओं की संख्या का आकलन करने के लिए पग मार्क टेक्निक का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे, एग मार्क अलग चीज है। एग मार्क जो है दोस्तों ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित होता है। ठीक है, ये पग मार्क की बात कर रहा है, गड़बड़ नहीं है, सही है। एग मार्क मत याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा है? सर बाज मतलब कौन? ठीक, बाज नहीं जानते आप? पहले गिद्ध होता था, बाज होता था, चील होता था ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों पारितंत्र में सर्वोच्च स्थान है। क्या दोस्तों? इसका सर्वोच्च स्थान है। क्यों? बाज का काम क्या होता है? ठीक है, बाज का काम क्या होता है बताइए? चुक चुक के खाना। ठीक है, तो इसका सर्वोच्च स्थान है दोस्तों, इसे आप याद रखें। बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में ऐसे ही देता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। करा पारितंत्र में जो मानव हैं, इस मानव का क्या स्थान है? हमने कहा बाज का स्थान चलो टॉप लेवल पे, नहीं तो जिसको नहीं पता होगा क्या क्या मनुष्यों का स्थान दोस्तों टॉप लेवल में नहीं। मनुष्य को कहां रखा गया दोस्तों? मनुष्य को यहां सर्वाहारी के कैटेगरी में रखा गया। क्यों? मनुष्य शाकाहारी भी मांसाहारी भी, इसीलिए इसे सर्वाहारी या फिर इसे उपभोक्ता कैटेगरी में रखा गया है। ये दोनों याद रखेगा, पता नहीं परीक्षा में क्या दे दे। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों चीजें ध्यान में रखिए। अगला शब्द दे रहा है कि हॉटस्पॉट शब्द। पिछली क्लास में भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, और हॉट स्पॉट दोस्तों ये शब्द किसने दिया था? तो आपको पढ़ाया भी था मैं, नॉर्मन मायर्स के बारे में। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने दोस्तों सबसे पहले
हॉटस्पॉट शब्द दिया है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और आपसे पूछ रहा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो याद रखेगा भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये आप याद रखेंगे। कौन कौन से दोस्तों? तो नंबर 1 पे हमने क्या बताया दोस्तों? नंबर 1 पे आपको मैंने बताया था पश्चिमी घाट, बताया था ना पश्चिमी घाट, इसे याद रखें। नंबर 2 पर दोस्तों हिमालयी क्षेत्र आप याद रखेंगे, हिमालयी क्षेत्र आप याद रखेंगे। नंबर 3 पर दोस्तों आप याद रखेगा सुंडालैंड, क्या याद रखेंगे? ये आपने नहीं सुना होगा सुंडालैंड, ठीक है, सुना कि नहीं सुंडालैंड? सुंडालैंड याद रखेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप याद रखेगा इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है, इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है। ये दोस्तों मुख्य रूप से माने जाते हैं जैव विविधता के हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ये पूछता है सवाल परीक्षा में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि पारितंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या शामिल होता है, या फिर जैव भू रासायनिक चक्र जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन से चक्र आते हैं? तो कभी कोई पूछ लेता है, जैसे इसके अंतर्गत दोस्तों नाइट्रोजन चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र आता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों कार्बन चक्र भी आता है, कार्बन चक्र भी आता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों फास्फोरस चक्र भी आता है, फास्फोरस चक्र भी आता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत दोस्तों सल्फर चक्र भी आता है, सल्फर चक्र। ये अलग अलग दोस्तों साइकिल होते हैं, ये सभी आते हैं, इनको आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है। ये चक्र जो होते हैं दोस्तों, ये जीवमंडल की जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, ठीक है। जीवमंडल के जो भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनको संतुलित करते हैं या जोड़ते हैं। पारितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटकों को संतुलित करते हैं या फिर जोड़ते हैं, ठीक है, या फिर जोड़ते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यही काम है भू रासायनिक चक्र का, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता दोस्तों? ये आपके लिए बिल्कुल नया नाम है, याद रखेंगे, रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। बहुत अच्छा सा सवाल है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो किससे स्टार्ट होती है दोस्तों? तो ये स्टार्ट होती है जो पादप प्लवक होते हैं उससे, ठीक है। पादप प्लवक जो होते हैं, ठीक है, ये उसी से दोस्तों खाद्य श्रृंखला आरंभ होती तालाब में। और तालाब के लिए दोस्तों जो पिरामिड होता है, इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? तो बताया था इसके लिए भी आकार कैसा होता, उल्टा होता है। जब सीधा पूछेगा तो बताएगा केवल ऊर्जा पिरामिड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की कड़ी माना जाता है? ठीक है, फास्फोरस चक्र की कड़ी कौन से पक्षी को कहते हैं दोस्तों? तो इसका नाम है गुआनो। क्या नाम दोस्तों? गुआनो। गुआनो पक्षी दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? फास्फोरस चक्र। बड़ी लंबी कहानी है, सुनो क्या? सुनना चाहेंगे? देखिए जो पक्षी है ना, ये पक्षी क्या करता है दोस्तों? समुद्र से मछली पकड़ता है। क्या करता है? समुद्र से मछली क्या करता? पकड़ता है। और मछली पकड़ के क्या करता है दोस्तों? उसका भोग कर जाता है, उपभोग करने के बाद दोस्तों जो ये क्या करता है, जो इसका मल निकलता है, इस गुआनो का जो मल निकलता है, ये मल गिर जाता है थल पर, और उससे दोस्तों फास्फोरस चक्र को दोस्तों एक गति मिलती है, ठीक है। बड़ी लंबी कहानी है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो इसी से संबंधित है, ठीक है। पेरू से संबंधित दोस्तों, यहाँ कभी कभी देश का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो पेरू के तट पर दोस्तों इस तरह की प्रक्रिया देखने को ज्यादा मिलती है। अगला शब्द दे रहा है कि पारिस्थितिकी जो शब्द था ये दोस्तों किसने दिया था? कितने बार एक ही सवाल पूछोगे भैया। जो पारिस्थितिकी शब्द दोस्तों दिया था रीटर ने। किसने दिया था? रीटर ने दिया था। जबकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम की बात करें अगर हम, ठीक है, इकोसिस्टम की बात करें तो ये शब्द दिया था दोस्तों एजी टांसले ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था, ठीक है। और अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। ये सब याद रखिए, थोड़ी थोड़ी बातें। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? हॉटस्पॉट शब्द, तो ये शब्द दिया था नॉर्मन बायर्स ने। किसने दिया था? मायर्स।
नॉर्मन मायर्स ने दिया था, ठीक है। यही सब तो हम लोग पढ़ा गया ना। और रीटन ने कौन सा शब्द दे दिया, ये पारिस्थितिकी शब्द दे दिया। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, कौन कौन से इसके अवयव माने जाते हैं। इसके दो अवयव माने जाते हैं दोस्तों, एक तो जैविक को माना जाता है एक अवयव, और एक होता अजैविक। क्या क्या होता है दोस्तों, एक होता है जैविक, एक होता अजैविक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है इसके कितने अवयव होते हैं, तो दो होते हैं, ठीक है। जैविक के अंतर्गत कहो जिसके अंदर जान है, क्या है, जान। जैसे सुभाष चंद्र बसु ने कहा था भैया पेड़ पौधों में भी जान होता है, इसलिए पेड़ पौधों किसी कैटेगरी में रखो। जीव जंतुओं के अंदर जान होता ही होता है, तो इसको भी रखो, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर भी जान होता है, कौन नहीं जानता, ठीक है, तभी तो ये अपना बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक साथ होगा। कवक भी रख दें क्या सर, यहाँ रख दीजिए ना, जो आपकी इच्छा हो रख दीजिए। ये सब दोस्तों जैविक होते हैं। अजैविक में क्या होता है, जहां जान नहीं होता है। जैसे अगर हम पानी की बात कर लें, जैसे हम मिट्टी की बात कर लें, ठीक है, जैसे हम सूर्य के प्रकाश की बात कर लें, सूर्य के प्रकाश की बात कर लें, जैसे हम वातावरण की बात कर लें, ठीक है, वातावरण की बात कर लें, जैसे हम हवा की बात कर लें, ठीक है। ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब अजैविक घटक है। कहिए नहीं याद होगा, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं याद होगा भाई, जब तक आप नहीं पढ़ते ना तभी तक नहीं याद होता, सिंपल सी बात है। जब विषय पर आपकी पकड़ बन जाती है तो याद होना तो तय है, कहाँ नहीं याद होगा। बस आप आइए मेहनत से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो विषय आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है उसके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। बाकी ये जो क्लास चल रही है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो स्टडी 91 के वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ आइए, आपको पीडीएफ का सेक्शन मिल जाएगा, उसमें जाइए और सब्जेक्ट वाइज में जाकर एक एक सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पहले हम टेलीग्राम पे पीडीएफ देते थे, व्हाट्सएप ग्रुप में देते थे, फिर क्या होता था जो बच्चा लेट ज्वाइन, जैसे आप आज ज्वाइन किए, आपको लगा अरे सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास हमारी छूट गई, अब आप 51 नंबर क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे मांगेंगे हम इस सर्विस कैसे पूरी करें। तो हमने कहा यार एक जगह रख दो पीडीएफ, एक जगह रख दो, जिस बच्चे को जिस भी विषय का पीडीएफ चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेगा, नोट्स बना लेगा, पढ़ लेगा। पढ़ते समय आप लोग नोट्स बनाया कीजिए, हम पीडीएफ जब दे रहे हैं तो नोट्स उस पीडीएफ के माध्यम से बना लीजिए, या रीड करने के लिए पीडीएफ ही काफ़ी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।